चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का पार्ट नंबर 2। आज का जो लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे प्रेमबल के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। ओके, आप लोग इस नाम से इसको जरूर जानते होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, चाहे आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दें या फिर पीसीएस या फिर लोअर का एग्जाम दें। ओके, तो इतना छोटा टॉपिक है और यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एकदम श्योर हो जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है बल्कि और अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेमबल के बारे में। और सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं दिया रखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 1 से लेकर के 395 आर्टिकल दिए रखे हैं। तो ये ऐसा मत पूछिए सर ये प्रस्तावना कौन से आर्टिकल में है, ये किसी भी आर्टिकल में नहीं दी रखी है, फिर ये कहाँ पर दे रखी है। ओके, देखिए मैं आपको बेसिक से पढ़ाता हूँ, एक एक डाउट आपको क्लियर करता हूँ। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। फिर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना ये कहाँ पर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रस्तावना कहाँ पर दे रखी है। जो हमारा संविधान है, तो संविधान के स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा इंट्रो टाइप का मिलेगा। इसी इंट्रो को प्रेमबल या फिर प्रस्तावना या फिर उद्देशिका के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके लिए आपको चैप्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा बल्कि ये बाहर देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में दिया रखा होता है ना 4 लाइनों में कि आप सारांश की तरह कि आप इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, या फिर उसको इंट्रो बोल सकते हैं, सारांश बोल सकते हैं। तो इसी तरह हमारे संविधान में एक इंट्रो दिया रखा है जिसे हम प्रस्तावना या फिर प्रेमबल के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये पूरी प्रस्तावना दी रखी है हमारे संविधान में। लेकिन इसे मैं अपने स्टाइल में थोड़ा पढ़ाता हूँ कि आपको किस तरह से इसको पढ़ना है और किस तरह से इसको हैंडल करना है। ओके, तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। ओके, और कहाँ से आपको क्वेश्चन है उसकी डिमांड समझना है और किस तरह से हमें याद रखना है। क्योंकि प्रेमबल है, इसको आपको सीक्वेंस यानी कि क्रम भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्रम भी पूछ लेता है। इस बार का जो यूपीएससी का एग्जाम था उसमें भी क्रम पूछा गया था, तो इसीलिए आपको एकदम इसको नहीं बोलना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ प्रेमबल के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले एक बात आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले इस प्रस्तावना को अपने संविधान में अपनाया। तो वो कौन सा देश है? अमेरिका है। ओके, अमेरिका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने अपने संविधान में सबसे पहले इस प्रेमबल को अपनाया था। ओके, और एन पालकी वाला है, इन्होंने इस प्रस्तावना को इंट्रोडक्शन या परिचय पत्र बोला है, संविधान का परिचय पत्र बोला है। और इन्होंने सच कहा है, जब मैं आपको प्रस्तावना अभी डिस्क्राइब करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में जो हमारी प्रस्तावना है वो एक इंट्रोडक्शन ही है हमारे संविधान का। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे संविधान में कैसे प्रस्तावना आई। तो सबसे पहले इसे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे प्रस्तुत किया और इसे संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। ओके, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ संशोधन भी हुआ। संशोधन कब हुआ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट आपको लगाना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आपको ये ध्यान रखना है कब संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है हमारे प्रेमबल में। ओके, तो इसमें संशोधन करके किसी भी शब्द को हटाया नहीं गया बल्कि 3 शब्दों को ऐड किया गया है। ओके, जोड़ा गया 3 शब्दों को। वो 3 कौन से शब्द हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया। वो 3 शब्द हैं समाजवाद नंबर 1, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं, आप लोगों को एकदम घोल के पी जाना है। तो अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स सामने खोल के रख लीजिए प्रेमबल के, और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। और क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं मैं भी आपको ये भी बता दूंगा। पीसीएस में तो ऐसे देखिए डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ओके, और इस तरह से पूछा जाता है कि आपको बताना है कि इनमें से निम्न में से कौन से जो वर्ड, बहुत सारे वर्ड दे देगा जो हमारी प्रस्तावना में दिए रखे हैं, कि कौन से वर्ड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। तो आपको वो चूज करने पड़ेंगे, उन्हें चुनना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द ऐड किए गए, और उनका क्रम भी पूछता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार संशोधन भी हो चुका है। जब संशोधन हुआ तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आया
मैंने आपको बताया था जैसे चैप्टर दिए रखे हैं हमारे में, ओके, लेसन 1 लेसन 2 मतलब चैप्टर मान लीजिए, मैं यहाँ पर लेसन लिख रहा हूँ, ओके, और ना ही ये किसी आर्टिकल में मैंने आपको बताया, ओके। तो आर्टिकल में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर स्टार्टिंग में एक इंट्रो टाइप का है। तो सबसे पहले यही डाउट हुआ जो लोगों के अंदर कि भाई ये तो संविधान का भाग मतलब इसके अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि जब हम संविधान संशोधन करते हैं 368 के द्वारा तो हम इन भागों में करते हैं ना, किसी आर्टिकल में हम संशोधन करते हैं ना, बल्कि ये आर्टिकल के बाहर प्रेमबल या फिर प्रस्तावना दी रखी है। तो इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है? आप लोग सोचिए, जैसे आप लोग बुक पढ़ते तो उसमें छोटा सा ऊपर इंट्रो दिया रखा है, तो उसमें संशोधन कभी किया जाएगा? आप लोग खुद सोचिए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब बात आई कि ये संविधान का भाग है या नहीं। जब ये मुद्दा उठा तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ अपने जजमेंट दिए, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो संविधान संशोधन है, इससे रिलेटेड जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और वो कौन कौन से मामले। तो पहला मामला पहुंचा 1960 में बीरूबाड़ी संघ मामला। ये आपको याद रखना है। कौन सा मामला? बीरूबाड़ी संघ पहला मामला था जो प्रस्तावना के संशोधन से रिलेटेड था। तो इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए कि बीरूबाड़ी संघ मामला किससे संबंधित था? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, या फिर इस तरह से देगा प्रेमबल। तो आपको लगाना है प्रेमबल या फिर प्रस्तावना, जो भी दिया रखा होगा उसको सही टिक करना है। अब इसमें क्या कहा था? जब बीरूबाड़ी संघ मामला था, ये आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। तब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जजमेंट अपना कह दिया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, बल्कि संविधान का भाग नहीं है, बल्कि क्या है? जो संविधान निर्माता है उनके मस्तिष्क को जानने की एक पूंजी है। क्या है? जो संविधान निर्माता है उनके मस्तिष्क के जानने की एक पूंजी है सिर्फ। तो यहाँ पर जब कह दिया कि जब वो संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। अब ध्यान रखिए, पहले वाले मामले में कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि क्या है? सिर्फ संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की पूंजी है उनको जानने की कि वो कैसे संविधान, कैसे भारत की निर्माण करना चाहते थे, ओके। फिर ये मामला फिर से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ओके, 1937 में केशवानंद भारती मामले में पहुंचा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती मामला है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पॉलिटी पलटेंगे, पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसमें मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, ओके। तो केशवानंद भारती मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है। अब देखिए, दूसरी बार जब जजमेंट दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 1937 में, तब इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब महत्वपूर्ण भाग है तो उससे 368 के द्वारा उसे संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है, ओके। यहाँ पर क्या संशोधन किया जा सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया था उसे यहाँ पर चेंज कर दिया, ओके। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट चेंज कर दिया। अब यहाँ पर 1937 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये संविधान का महत्वपूर्ण भाग है तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। फिर दोबारा से मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब कब पहुंचा? 1995 में ये मामला पहुंचा। इस मामले को बोलते हैं, इस जो ये मामला है इसको जानते हैं LIC ऑफ इंडिया। कौन से? LIC ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया था केशवानंद भारती वाले में, इसको फिर से दोहराया। इसको कहा कि प्रस्तावना जो संविधान का एक आंतरिक भाग है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसे अलग नहीं समझा जा सकता है, तो ये आंतरिक भाग है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में क्या कंडीशन है? देखिए, अब आप लोगों को समझ में आया कि इतना सारा दिया रखा था एम लक्ष्मीकांत पे, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट थी, हमको समझ में आ गया ना। तो वर्तमान में क्या कंडीशन है? वर्तमान में आपको देखना है कि वर्तमान में ये संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी ऐसे शब्द को नहीं हटाया जा सकता है जिससे संविधान का जो मूल स्वरूप है वो खंडित होता हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो वर्तमान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग अपनी प्रस्तावना की ओर आते हैं। अब इसको देखते हैं और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, फिर मैं इसके एक एक वर्ड को भी डिस्क्राइब करूंगा। पहले देखिए, भारत है, संविधान निर्माता थे वो भारत की कैसी कल्पना करते थे? कैसे भारत की कल्पना करते थे? तो नंबर एक, वो इस तरह के भारत की कल्पना करते थे, ध्यान से सुनिए, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसा देश हो
जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, यानी कि वो अपने सभी मामले लेने में स्वतंत्र हो। भारत हो वो कैसा हो, एक समाजवादी देश हो। ओके, भारत हो वो कैसा हो, एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर देश हो जहां पर सभी धर्मों का समान व्यवहार किया जाए। ओके, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। भारत कैसा हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश हो, यानी कि जहां पर शासन लोगों के द्वारा किया जाए। भारत कैसा हो, भारत एक गण राज्य हो, यानी कि उसका जो देश का प्रमुख है वो लोगों के द्वारा चुना गया हो। ओके, मैं अभी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, वो दे देगा ऐसे नंबर 1, नंबर 2, ये शब्द दे देगा, नंबर 3 और नंबर 4। अब पूछेगा कि इन्हें क्रम से लगाइए कि पहला कौन सा दिया रखा है, पहला पंथ निरपेक्ष पहले या फिर समाजवादी पहले है या फिर लोकतंत्र पहले है। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। फिर आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले नंबर 2, फिर कौन सा आएगा, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष, फिर नंबर 1 आएगा। ओके, फिर कौन सा आएगा, नंबर 4 आएगा, लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र के बाद में गणराज्य दिया रखा है। तो इस तरह से टिक होगा तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, ये वाला जो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्रम पूछता है और पूछता है कि भारत की किस तरह की भारत की कल्पना की थी। तो किस तरह के भारत की कल्पना की थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी भारत हो। भारत कैसा हो, एक पंथ निरपेक्ष हो, यानी कि किसी भी धर्म को विशेष दर्जा ना दिया जाए बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए। भारत कैसा हो, एक लोकतंत्र हो। और इसी तरह फिर पूछा जाता है कि जो प्रेमबल है इसमें किस तरह के न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पर 3 तरह के न्याय की बात की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पूरा है, लेकिन ये यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारी प्रस्तावना है इसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। तो आपको ये ध्यान रखना, एकदम घोल के पीछे आना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई, तो आपको एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के साथ बोलना है, हमारे प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और इसका क्रम भी ध्यान रखना है कि पहले आर्थिक है या फिर पहले सामाजिक है या फिर पहले राजनीतिक है। इसका क्रम आपको नहीं भूलना है, क्रम बहुत ज्यादा पूछता है। तो पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक है। अब आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले सामाजिक है। ओके, पहले हम समाज की बात करेंगे, फिर समाज की बात करेंगे, फिर उसके बाद भैया उसके बाद थोड़ा पैसा पैसा भी आना चाहिए, यानी कि हम फिर आर्थिक न्याय की बात करेंगे। जब आर्थिक रूप से थोड़ा सा सशक्त हो जाएगा फिर हम उसे राजनीति की बात करेंगे, भैया उसको पॉलिटिक्स में भी जाने का मौका मिलना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप ट्रिक बना लीजिए, लेकिन ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है। और स्वतंत्रता, हमारी प्रस्तावना हमें कितनी तरह की स्वतंत्रता देती है, तो 5 तरह की स्वतंत्रता देती है। और किस तरह से, और इनका क्रम भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता है विचार की, मतलब आप लोग सोच सकते हैं, अभिव्यक्त मतलब बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, विचार करेंगे तभी तो अभिव्यक्त करेंगे। कैसी स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जो प्रस्तावना है वो 5 तरह की स्वतंत्रता देता है। इसी तरह विश्वास, कि आप विश्वास कर सकते हैं किसी भी चीज पर। ओके, और उपासना कर सकते हैं। आप इसको याद कैसे रखना है, इसकी कुछ ट्रिक बना लीजिए। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप विचार करेंगे जैसे आपको सोचेंगे ना, विचार करेंगे, विचार करने के बाद ही तो उसको अभिव्यक्त करेंगे। जैसे आपको सोचे कि सर हमें पॉलिटी पढ़ना है, तो पहले आपने क्या किया, सबसे पहले विचार किया ना, विचार करने के बाद फिर आप बोले सर हमको पॉलिटी पढ़ना है, फिर आप वॉइस के रूप में उसको अभिव्यक्त किए। तो विचार के बाद अभिव्यक्ति। अब इसको धर्म से रिलेट करके देखना है, तो मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ। आप मान लेते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म या फिर कोई भी धर्म हो गया उसको अपनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने विचार किया कि हम अल्लाह का, जो अल्लाह है उन्हें मानना चाहते हैं। ओके, तो आपने विचार किया, फिर आपने अभिव्यक्त किया, अपने घर वालों को बताया कि हम अल्लाह को मानना चाहते हैं या फिर हम भगवान राम को मानना चाहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपने धर्म की बात की ओके, उस धर्म में गए। अब उस धर्म में गए तो उसके बाद आपका उसमें विश्वास भी तो होना चाहिए। जब आप पे विश्वास आ जाएगा इस धर्म के ऊपर, ओके, जब विश्वास आ जाएगा तो आप उसकी उपासना भी तो करेंगे, मतलब भजन भक्ति भी तो करेंगे, अजान भी तो करेंगे। ओके, जो भी करेंगे जाकर के करेंगे ना। तो पहले विचार किए, फिर उसको अभिव्यक्त किए, अभिव्यक्त के बाद किसी धर्म में आप गए, उस धर्म में आपने विश्वास किया। ओके, विश्वास करने के बाद फिर आप लोग उपासना करेंगे। विश्वास करने के बाद क्या होगा भैया, उपासना करेंगे। ओके, तो ये याद करने का क्रम है, सिर्फ मैंने एक याद करने का तरीका बताया, वैसे आप कैसे भी याद रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता कितने तरह की, 5 तरह की।
कौन सी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ओके, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और समानता की बात है, समानता कितने तरह की है? 2 तरह की समानता, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। ओके, अवसर की समानता, 2 तरह की समानताएं दी रखी हैं, 3 तरह का न्याय है, आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। ओके, और व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाना है। ओके, तो आपको एक क्रम ध्यान रखना है कि व्यक्ति की गरिमा के बाद राष्ट्रता है, राष्ट्रता के बाद एकता एवं अखंडता है, अखंडता के बाद बंधुत्व है। और इसमें सबसे बड़ी बात इसमें क्या बताया गया है, हमारा जो संविधान है वो किस दिन को लागू हुआ वो भी इसमें बताया गया है। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये डेट दे रखी है जिस दिन हमारा संविधान प्रथम बार भारत पर लागू हुआ। इस समय पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ भाग थे जो इम्पोर्टेंट थे, नेसेसरी थे, उन्हें लागू कर दिया गया था। बाद में 26 जनवरी को हमारा जो संविधान था वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो पूर्णतः लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे नागरिकता से रिलेटेड हो गए, कुछ अधिकारों से रिलेटेड हो गए, ओके, और संसद से रिलेटेड हो गए, कुछ आर्टिकल, कुछ भाग थे वो यहाँ पर लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण संविधान यहाँ पर लागू नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर ही हुआ था। तो नंबर 1 वो डेट भी बताता है, जो हमारी प्रस्तावना है वो डेट भी बताता है कि किस दिन हमारा जो संविधान है वो आया था, ओके, लागू हुआ था भारत पर। और ये तीसरी चीज बताता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। इसका मतलब क्या है? अंगीकृत मतलब हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, ये आज से लागू हो गया। आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पित मतलब गिव टू अवर सेल्फ, मतलब खुद को अपने ऊपर इसको लागू करने के लिए आप समर्पित करते हैं, मतलब ये हम पर भी लागू होगा। जिन्होंने इसका निर्माण किया है या फिर जिसने, जैसे ये संविधान का निर्माण किसने किया? आप लोग कहेंगे संविधान सभा ने, ओके, लेकिन आपको बोलना है ये जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। कैसे? क्योंकि जो संविधान सभा थी कहीं ना कहीं वो भी लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, ओके, चुनी गई थी, उन्हीं के द्वारा निर्वाचन हुआ। और इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा किया जाता है। हम लोग क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा था, जो संविधान सभा थी इसमें जो लोग थे वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे, बल्कि जो ब्रिटिश लोग, जो एक बहुत ही सीमित तबका था, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था या फिर उससे पहले, आजादी के समय से पहले जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो इस समय आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं था। बहुत ही छोटा तबका था, लगभग में 10-15% के करीब में एक तबका था जो सिर्फ मताधिकार का मतलब अधिकार रखता था। तो ये छोटा सा भारत का एक छोटा सा तबका था, इन्होंने इस संविधान सभा को चुना था, ओके, संविधान सभा को इस छोटे से तबके ने चुना था। और जो देसी रियासतें थे वहां पर जो राजा होते थे, जो लोग होते थे, उन्होंने इस संविधान सभा को चुना, ओके। तो इन लोगों ने चुना, तो ये भारत के द्वारा निर्वाचित कैसे होगी? तो आपको बताना है कि उस समय तो एक सीमित तबका था जिसने इस संविधान सभा को चुना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जो भी इसमें लोग थे, जब ये बाद में इलेक्शन में खड़े हुए तो ये बहुत बड़ी मतलब लोगों का सपोर्ट था ना, तभी तो वो जीते। जब वो जीते तो बहुत बड़ा सपोर्ट आया। तो आपको बताना है कि जो संविधान सभा थी स्टार्टिंग में तो सीमित लोगों के द्वारा चुनी गई थी, लेकिन बाद में इन्हें विस्तृत, बहुत ही बड़े अमाउंट में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। और यह आपको देखने को मिलेगा जब हमारे 1992 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय आप लोग देख सकते हैं कि इन्हें बहुत बड़ा जनाधार मिला था। और कई समय तक, कई सालों तक जो यहाँ के लोग थे, ये लोग लीडर रहे थे, ओके। आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस ने बहुत दिनों तक रूल किया था, ओके। और मैक्सिमम कांग्रेस के जो लोग थे वो कहाँ थे? संविधान सभा में थे। तो आप लोग इस तरह से अपने तर्क दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको नंबर 1 समझ में आ गया, भारत किस तरह का होना चाहिए। न्याय 3 तरह का दिया रखा है, स्वतंत्रता 5 तरह की दी रखी है, समानता 2 तरह की, ओके। तो और इसमें एक क्या चीज इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ वो डेट यहाँ पर दी रखी है। और हम संविधान को अंगीकृत मतलब एडॉप्ट, इनेक्ट और गिव टू अवर सेल्फ। एडॉप्ट का मतलब हम लोग स्वीकार करते हैं, इनेक्ट का मतलब लागू करते हैं, और गिव टू अवर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को समर्पित करते हैं, ओके। जो हमने हमने बनाया है हम अपने आप पर ही
इसको लागू करते हैं, इसका मतलब ये हुआ। चलिए हम लोग अब एक एक वर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे संप्रभुता का मतलब क्या होता है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता जिसको सॉवरेनिटी भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अगर कोई भी देश, हम किस देश को सोवरन या फिर संप्रभु बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी देश, कोई भी राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले आंतरिक और बाह्य मामले हैं, उन्हें लेने में स्वतंत्र हो, कोई भी देश, कोई भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप ना हो, तो ऐसे देश को हम सोवरेन कंट्री बोलेंगे। तो हमारा देश कैसा है, एक सोवरेन कंट्री है, यानी कि हम अपने आंतरिक और जो बाह्य मामले हैं उन्हें लेने में स्वतंत्र है, हमें हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। तो सोवरेन का मतलब आप लोग समझ गए, संप्रभु का मतलब समझ गए। अब यहाँ से देखिए आप लोग आंसर दे सकते हैं, जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। जब जम्मू कश्मीर का जो हमने स्पेशल स्टेटस दिया रखा था वो समाप्त कर दिया, ओके, आर्टिकल 370 और 35 से हमने हटा दिया, तब कोई भी देश था वो क्यों नहीं बोल रहा था। पाकिस्तान तो वो एकदम ऐसे ही मतलब है बकलोल टाइप का, वो बोलता ही रहता है, उसको तो आप छोड़ दीजिए। ओके, उसकी तो स्ट्रेटजी है, अगर वो कश्मीर का मुद्दा नहीं लेके आएगा तो वहां पर बहुत सारे विरोध हो जाएंगे। तो एक क्या होता है ना कि राष्ट्रीयता जाग जाती है उनके नाम से, कश्मीर के नाम से उन लोगों के अंदर। तो वो है गरीबी और गरीबी में ऐसे जीते रहते हैं और इन चीजों के ऊपर नाम नहीं उठाते, इसीलिए वो लोग एक तरह से इसका यूज करते हैं कश्मीर का, तो उसको भूल जाइए। लेकिन आपने देखा था अमेरिका से लेकर के अंतरराष्ट्रीय संस्थान कोई भी क्यों नहीं बोला कि आपने जम्मू कश्मीर को जो स्टेटस मिला था, स्पेशल स्टेटस मिला था, वो हटा दिया। हमने स्टार्टिंग से ही कहा, आपने किसी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, मोदी से लेकर के किसी का भी स्टेटस सुना होगा, ओ सॉरी स्टेटमेंट सुना होगा, तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, और आंतरिक मामला है, और हम एक कैसी देश है, हम एक संप्रभु देश हैं, और संप्रभु देश है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामले लेने में स्वतंत्र है। तो आंतरिक मामला है, ये भारत का मामला है जम्मू कश्मीर, भैया हम कुछ भी करें तो मैं क्या मतलब, इसीलिए कोई भी कंट्री नहीं बोली थी। आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, अनऑफिशियली लोग बोलते रहते हैं, वो मायने नहीं रखता है। ओके, ऑफिशियली रूप से जब बोला जाता है वो हमारे लिए मायने रखता है। ऐसे तो जो ट्वीट होते हैं ऐसे तो चलती रहती हैं, ये जो ऐसे प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप लोग समझ गए ना कि सोवरेन का मतलब क्या होता है, कोई भी देश जब अपने आंतरिक और बाह्य मामले होते हैं लेने में स्वतंत्र होता है, तो ऐसे देश को हम संप्रभु कहते हैं। तो संप्रभु का मतलब आप लोग समझ गए ना, और संपूर्ण का मतलब है मतलब पूर्णतः, इसीलिए इसमें संपूर्ण भी लगा दिया। अब हम लोग देखते हैं समाजवाद का मतलब क्या है। समाजवाद का मतलब है यहाँ पर ना सिर्फ पूंजीपति लोग हैं उनका सपोर्ट होगा, बल्कि एक हमारा जो देश होगा वो एक कल्याणकारी राज्य होगा, कल्याणकारी राज्य होगा। तो जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन कहीं ना कहीं आपको कल्याणकारी राज्य है उसी की स्थापना करता है। टैक्सेशन टैक्सेशन जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे जिसकी 2.5 लाख इनकम होती है उस पर कम टैक्स लगता है। ओके, जिसकी 5 लाख इनकम होती है उस पर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स लगता है, जिसकी जैसे 10 लाख इनकम होती है, ओके, उस पर और ज्यादा टैक्स लगता है। मतलब जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा, जैसे जिसकी 1 करोड़ इनकम है उस पर और ज्यादा टैक्स लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जो गरीब है उससे हम कम पैसे ले रहे हैं, जो अमीर है उससे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, और इसका खर्च कहाँ होगा, एटलीस्ट जाकर के गरीबों पर ही तो होगा। ओके, तो ये किस तरह के राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है, कल्याणकारी राज्य। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जन वितरण प्रणाली, जिसके द्वारा हम राशन का मतलब बांटते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ये सब किसके हैं, ये सब जो समाजवाद है इसी की विचारधारा है। जो मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य, होगी, ये सारी चीजें इसी के हैं। तो बहुत सारे जैसे नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया, ये सारे प्रोग्राम, और प्राइम मिनिस्टर जो आवास दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति योजना, ये सारी चलाई जा रही है, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, कल्याणकारी राज्य के द्वारा। क्योंकि हमारा देश कैसा है, एक समाजवादी देश है। ओके, और पंथ निरपेक्ष मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा। जैसे हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं जो हमारा देश है वो हिंदू हिंदू राष्ट्र है या फिर मुस्लिम राष्ट्र है या फिर बौद्ध राष्ट्र है। ओके, क्योंकि हमारे जो देश है वो एक सेकुलर कंट्री होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, सेकुलर कंट्री का मतलब होता है कि एक विशेष राज्य है उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी से समान दूरी रखी जाएगी, सभी से
समान दूरी। जैसे अगर हम, जैसे सरकार है जितना, जैसे हिंदू लोगों को, हिंदू धर्म को सपोर्ट करेगी उतना ही सपोर्ट करेगी मुस्लिम धर्म का, उतना ही सपोर्ट करेगी बौद्ध धर्म का, उतना ही सपोर्ट करेगी सिख धर्म का। ओके, तो किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा कि भैया ये स्पेशल स्टेटस है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप अगर रामायण पढ़ सकते हैं तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, गुरुद्वारे में जाकर के आप जो भी वो प्रार्थना करते हैं वो भी जाके कर सकते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं वो जाकर के करते हैं वो भी जाकर कर सकते हैं। अगर आप, जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कि जो रमजान है वो मनाया जाता है और रामलीला नहीं मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। एक चीज को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा बल्कि सभी लोगों से समान दूरी रखी जाएगी। ओके, तो आप लोग समझ गए। और धर्म पंथ निरपेक्ष का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि किसी भी धर्म के प्रति झुकाव ना रखना। ओके, उसको हम कहते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसमें क्या होता है, एक, जैसे जो राज्य होते हैं उनको आप 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। एक नास्तिक होता है, मैं आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ वो। ओके, एक नास्तिक होता है। नास्तिक का मतलब होता है, अगर कोई भी नास्तिक देश है उसका मतलब होगा वो विरोधी होगा। ओके, वो धर्म विरोधी होगा। ओके, और दूसरा राज्य होगा, जैसे वो आस्तिक, आस्तिक देश है। ओके, तो इसे हम धर्म विशेष कंट्री भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान का गठन कैसे हुआ, धर्म के आधार पर हुआ ना, तो वो एक धार्मिक देश हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। और धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष या फिर सेकुलर, धर्म निरपेक्ष, इसका मतलब होता है ना भैया वो किसी भी धर्म का विरोध करेगा और ना ही किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा, बल्कि क्या करेगा, दोनों के साथ समान व्यवहार करेगा। मतलब दोनों के जितने भी धर्म हैं उन सभी के साथ समान व्यवहार करेगा और उचित दूरी बनाए रखेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है। और देखिए यहाँ पर एक चीज मैं और आप लोगों के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष लिखा है। देखिए सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने अपने संविधान में धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष का उपयोग किया है। इसको ज्यादा उचित माना है, इसका उपयोग करना ज्यादा उचित माना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना केवल धार्मिक धार्मिक विविधता है। ओके, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना केवल ये है, बल्कि हमारे यहाँ पंथ के लेवल पर, जैसे कि आप लोग देखेंगे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी उपजातियां, जातियां हैं, उपजातियां हैं, इनमें बहुत सारा वर्गीकरण है। ओके, इनमें बहुत सारा वर्गीकरण है। अगर आप लोग सिखों में देखेंगे इसमें भी बहुत सारा वर्गीकरण है। अगर आप लोग मुस्लिमों में देखेंगे शिया सुन्नी और इस तरह से ऊपर नीचे बहुत सारा इनका उप वर्गीकरण है। इसीलिए हमने ना केवल जो धर्म के प्रति निरपेक्ष रहने की बात की है, बल्कि हमने जो पंथ है, छोटे छोटे समुदाय हैं, इनके प्रति भी जो पंथ निरपेक्ष की स्थिति यहाँ पर हमने लागू करने की कोशिश की है। जैसे कि इसका क्या तात्पर्य हुआ, जैसे अगर हम धर्म निरपेक्ष सिर्फ बोलते हैं तो यानी कि हम एक धर्म से दूसरे धर्म के जो हैं उनसे उचित दूरी बनाए रखते हैं और भेदभाव नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कहा गया है ना केवल धर्म के प्रति आपको भेदभाव करना है, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि एक जाति और दूसरी जाति है इनके साथ भी आपको समान व्यवहार करना है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक जाति को आप उत्थान कर रहे हैं और दूसरी जाति के बारे में भूल गए। ओके, ना केवल आपको धार्मिक रूप से तटस्थ रहना है, बल्कि आपको जाति या फिर कोई भी समुदाय हो गया इनके प्रति भी आपको तटस्थ रहना है। ओके, तो इसलिए हमने धर्म की जगह पंथ का उपयोग किया। तो पंथ ज्यादा अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर पंथ का उपयोग किया गया है। क्यों, ऐसे पूछा जा सकता है कि हमने धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष का अगर उपयोग करते हैं तो ज्यादा तर्क संगत होगा। तो आपको बोलना है क्योंकि हमारे भारत में ना केवल धार्मिक विविधता है, बल्कि हमारे यहाँ धर्म के, किसी भी धर्म के अंदर भी उप विभाजन है, बहुत सारी जातियां उपजातियां हैं, तो उनके प्रति भी तटस्थ रहना है सरकार को। इसीलिए ऐसा धर्म की जगह अगर हम पंथ का उपयोग करते हैं तो वो ज्यादा तर्क संगत होगा। तो आप लोग समझ गए ना। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, देखिए मैं लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए लोकतंत्र, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं प्रेमबल ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी बहुत सारी बुकें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। लोकतंत्र, ओके, लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ओके, अब डेमोक्रेसी है एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक
जो दो शब्द हैं ग्रीक के, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमो, दूसरा क्रेटिया। ओके, डेमो प्लस क्रेटिया से मिलकर डेमोक्रेसी बना है। डेमो का मतलब होता है पीपल, ओके, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। ये दोनों कौन से शब्द हैं? ये दोनों कौन से शब्द हैं? ग्रीक शब्द हैं, इनसे मिलकर के डेमोक्रेसी बना है। अब इनको जब हम बोलेंगे, देखिए पीपल का मतलब होता है लोग, रूल का मतलब होता है शासन करना, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका क्या मतलब हो गया? शासन करना। सॉरी, लोगों का, लोगों तो भूल गए ना, लोगों का शासन। तो लोकतंत्र का मतलब समझ गए, लोगों का शासन ही क्या है? लोकतंत्र। यानी कि लोग अपने आप शासन करें तो उसी को लोकतंत्र कहेंगे। यानी कि राजा रानी के द्वारा शासन नहीं किया जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, इसी को हम लोग लोकतंत्र बोलेंगे। यानी कि लोग अपने ऊपर स्वयं शासन करेंगे, तभी हम इसको लोकतंत्र कहेंगे। अब यहाँ पर अगर आगे आप लोग समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर कर देता हूँ। अब लोग कैसे शासन करेंगे? तो लोग दो तरह से शासन कर सकते हैं, या तो वो प्रत्यक्ष शासन करेंगे या फिर वो अप्रत्यक्ष शासन करेंगे। ओके, क्या शासन करेंगे? अप्रत्यक्ष शासन करेंगे। अगर वो प्रत्यक्ष शासन करेंगे तो वो किस तरह का? डायरेक्ट रूल करेंगे। इसमें देखिए रिकॉल होता है, बहुत सारे टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो टोटल 4 टूल्स हैं जिनका उपयोग किया जाता है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, जैसे प्रत्यक्ष शासन कहाँ पर किया जाता है? आप लोग देख सकते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। ओके, तो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर डायरेक्ट रूल किया जाता है, यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ के लोग हैं वो डायरेक्ट रूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की संख्या होती है, मतलब जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बहुत कम है। तो कम है तो वहां पर तो चलिए बन जाएगा। जैसे आप सोचिए स्विट्जरलैंड बहुत छोटा है, जैसे आपका एक डिस्ट्रिक्ट है उतना बड़ा तो पूरा स्विट्जरलैंड है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ओके, तो वो इतना बड़ा तो वहां का है, तो वहां पर लोग डायरेक्ट भी तो रूल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपका गांव है तो गांव के लोग स्वयं ही अपने ऊपर रूल कर लेते हैं, ओके, अपना शासन चला लेते हैं। लेकिन अब भारत जैसा एक विशाल देश है तो वो डायरेक्ट, आप देखिए कोई भी निर्णय लेना होगा तो 130 करोड़ जनसंख्या कैसे निर्णय लेगी? ओके, तो ये तो बहुत ज्यादा खर्चीला भी हो जाएगा ना, और बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अशिक्षा है, बहुत सारी जो संस्थागत कमियां हैं बहुत सारी। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो बड़े बड़े देश होते हैं वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्या मतलब हो गया? इसका मतलब जो लोग होते हैं वो अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, प्रतिनिधि चुन लेते हैं, और ये प्रतिनिधि होते हैं, ये लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं और यही शासन करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुने गए? हमारे द्वारा। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन करते हैं, ओके, तो राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो किसके द्वारा चुने गए? वहां के लोगों के द्वारा चुने गए। लेकिन आप देख सकते हैं शासन कौन कर रहा है? लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कर रहा है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लोग ही कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने एक प्रतिनिधि चुन लिया, भाई हमने आपको चुन लिया है, आप हमारे ऊपर शासन करिए, ओके, जो व्यवस्था है उसको संभालिए। ओके, तो ये शासन है। ओके, तो प्रतिनिधि भी दो तरह से चुन सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची है। देखिए, अब जो यहाँ पर जो पीछे था ना उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो लोग हैं वो शासन करेंगे, कैसे करेंगे? दो तरह से कर सकते हैं। तो वो दो तरह से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो एक समूह को दे सकते हैं जिम्मेदारी, या फिर एक व्यक्ति को दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति के नेतृत्व में, तो जिसको बोलेंगे व्यक्तिगत, व्यक्तिगत नेतृत्व में, ओके, या फिर एक समूह को जिम्मेदारी दे सकते हैं लोग कि भैया एक समूह है, आप पूरा समूह मिल करके आपस में हमारे ऊपर शासन करिए। ओके, एक समूह को दे सकते हैं, समूह के नेतृत्व में। अब देखिए, जो एक व्यक्ति के नेतृत्व में देंगे ना, जैसे अमेरिका, ओके, अमेरिका में देखिए केवल राष्ट्रपति है, वही शासन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? एक समूह शासन करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट है, ओके, पार्लियामेंट हमारे ऊपर, जो लोकसभा है, लोकसभा में जितने लोग हैं वो सभी मिल करके एक डिसीजन लेते हैं, उसके द्वारा हमारे ऊपर शासन किया जाता है। तो हमने एक समूह को चुना है। लेकिन अमेरिका है, वहां पर आप देखेंगे राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली है, वही सारे निर्णय लेता है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो व्यक्तिगत के नेतृत्व में होता है, एक व्यक्ति के नेतृत्व में होता है, इसे बोलते हैं अध्यक्षात्मक, अध्यक्ष, अध्यक्षात्मक प्रणाली। ओके, और इसको बोलते हैं संसदीय प्रणाली। ये दो तरह की हो सकती है। ओके, एक संसदीय प्रणाली होती है,
और एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। ओके, अब देखिए अध्यक्षात्मक में क्या होता है, एक देश का प्रमुख होता है, एक देश का प्रमुख होता है और एक सरकार का प्रमुख होता है। ये दोनों एक ही व्यक्ति होता है, ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, जिसको जिस नाम से जानते हैं वो होता है राष्ट्रपति। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो देश का भी प्रमुख है और सरकार का भी प्रमुख है। और ये प्रत्यक्ष इनका निर्वाचन होता है, ये व्यक्ति होता है, इसका निर्वाचन कैसे होगा, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा, लोग डायरेक्ट इसको चुनेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाएगा। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या होता है, इसमें भी एक देश का प्रमुख होगा, ओके, देश का प्रमुख होगा और दूसरा सरकार का प्रमुख होगा, सरकार का प्रमुख होगा। ध्यान से समझिए, मैं आपको अभी इसे दोबारा समझा दूंगा। देश का प्रमुख होगा उसे राष्ट्रपति बोलेंगे, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, ओके। और सरकार के प्रमुख होंगे उन्हें हम लोग पीएम के नाम से यानी कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति होंगे ये अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो सरकार का प्रमुख होगा, सरकार का प्रमुख लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और इसके पास पावर ज्यादा होंगी। आपने देखा ना कि हमारे यहाँ जो भी भाषण होते हैं, कहीं जाते हैं तो सब कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं ना। और राष्ट्रपति यहाँ पर, सॉरी, यूएसए में आप देखेंगे, यूएसए में देखेंगे तो सारे भाषण होते हैं, कहीं भी जाकर के सम्मेलन करना होता है, कोई भी डिसीजन देना होता है, आपने देखा कौन देता है, राष्ट्रपति। अभी तक आपको डोनाल्ड ट्रंप ही दिखते थे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप हार गए, ओके, वो अलग बात है। तो आप लोग अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ही को देखिए, क्योंकि इतने सारे भाषण होते थे, कोई भी होता था, कोई भी सम्मेलन होता था, कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ होता था, या फिर वो कहीं की देश के दौरे करते थे, कौन करता था, डोनाल्ड ट्रंप ही करता था ना, राष्ट्रपति करता था ना, ओके। लेकिन हमारे यहाँ कौन जाते थे, मोदी जी जाते हैं, हमने देखा होगा मोदी जी सऊदी अरेबिया में चले गए, हाउडी मोडी करने चले गए, ब्रिटेन में चले गए, ये सम्मेलन कर रहे हैं, तो पावर ज्यादा किसकी है। तो संसदीय प्रणाली होती है, उसमें जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उसी के पास पावर होती है। अब आपको समझ में आ गया पावर उसके पास क्यों होती है, क्योंकि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किसका हुआ है, पीएम का हुआ है, इसीलिए पीएम के पास ज्यादा पावर है। और जो राष्ट्रपति होता है इनके पास कुछ शक्तियां होती हैं, बहुत ही कम पावर होती है, इसीलिए बोलते हैं एक तरह से मोहर है। लेकिन हम लोग इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं करेंगे, हम लोग बताएंगे हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो केवल एक मोहर की भांति नहीं है, बल्कि इनके पास कुछ अपनी भी स्वतंत्रता और अपनी शक्तियां हैं, ओके, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है, पीएम जी कह देंगे भैया यहाँ पर सिग्नेचर कर दो, तो ये सिग्नेचर कर देंगे, ओके। तो इस तरह से होता है, जैसे बजट ले जाएंगे, तो ये बजट है भैया, इस पे सिग्नेचर कर दो, वरना हम ऐसे ही लागू कर देंगे, नहीं करोगे तो कुछ दिनों के बाद अपने आप हो जाएगा, ओके। अब ये जो बजट है, जो बजट बनाया है वो राष्ट्रपति ने नहीं बनाया है, बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा, और यही जवाब दे होंगे, ये जवाब दे के होंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से लोगों ने इनको चुना है कि भैया हमारे ऊपर शासन करो। और अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होता है, इसमें भी एक देश का प्रमुख होता है, ओके, और एक सरकार का प्रमुख होता है। जो देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, ओके। और जो सरकार का प्रमुख होता है वो पीएम होता है। और देखिए अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर होती है। इनके पास जो दैनिक पावर होती है और इनके पास होती है एक्स्ट्रा पावर होती है, इन दोनों, और ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, इसमें जो दोनों प्रमुख होते हैं, चाहे देश का प्रमुख हो या फिर सरकार का प्रमुख हो, दोनों लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जब दोनों लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसीलिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। कुछ शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति को दे दी जाती हैं और कुछ शक्तियां होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाती हैं। तो ये तीन ही प्रणाली है जिनके द्वारा जो डेमोक्रेसी है वो चलती है। तो आप लोगों ने तीनों देख लिया, एक अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, एक संसदीय प्रणाली होती है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ओके। एक अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है जिसको प्रेसिडेंशियल भी बोलते हैं, ओके। तो एक नंबर एक ये हो गई। नंबर दो संसदीय प्रणाली होती है। नंबर तीन होती है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है इसमें देश और सरकार का प्रमुख होता है वो एक ही व्यक्ति होता है जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे यूएसए, हम लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं डायरेक्ट होते हैं, लेकिन आपने देखा हमारे यहाँ भारत में कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हम वोट देने जा रहे हैं राष्ट्रपति को, नहीं ना। प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
और संसदीय प्रणाली में भी एक देश का प्रमुख होता है। देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओके, और सरकार का प्रमुख पीएम होता है। पीएम का चुनाव लोगों के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसके पास सारी पावर होती है, लगभग में सभी पावर पीएम के पास भी होती है संसदीय प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, इसीलिए इनके पास पावर नहीं होती, बहुत ही कम पावर होती है इनके पास, बहुत कम स्वायत्ता होती है। ओके, अर्ध अध्यक्षात्मक, इसमें संसदीय देखिए जो नंबर 1 है और नंबर 2 है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इसीलिए इसको अर्ध अध्यक्षात्मक बोला। मतलब इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अध्यक्षात्मक से लिए गए, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो संसदीय से लिए गए, इसीलिए इसको अर्ध अध्यक्षात्मक बोलते हैं, क्योंकि ये आधा अध्यक्षात्मक है, आधा संसदीय है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये मिक्स है। ओके, ये कैसा है? ये मिक्स है। तो इसमें देश और सरकार, ओके, दोनों का प्रमुख होता है। देखिए, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख पीएम होता है, जैसे यहाँ पर पीएम होता है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर भी प्रत्यक्ष होता है। और पीएम है, इसका भी चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे संसदीय प्रणाली में पीएम को चुनाव प्रत्यक्ष होता है। अब दोनों का चुनाव जब प्रत्यक्ष हो गया अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली में, तो इसीलिए दोनों को भैया थोड़ी थोड़ी पावर दे दी गई, क्योंकि दोनों का चुनाव लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, उसमें देश का प्रमुख कौन होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है, और किसके पास दैनिक पावर होती है और किसके पास अलग पावर होते हैं। ओके, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे, जब हम संसदीय प्रणाली पढ़ रहे होंगे तो वहां पर तो बहुत ही विस्तृत से बात करेंगे। अभी हमारा सिर्फ प्रेम्बल चल रहा है, तो इसलिए हम इसकी ज्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गणराज्य। गणराज्य किसे बोलते हैं? गणराज्य आप लोग देख सकते हैं जो देश का प्रमुख होता है। देश का प्रमुख हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो जो देश का प्रमुख होगा उसका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। आप लोग जानते हैं ना, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं लेकिन लोगों के द्वारा नहीं होते। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन चुनाव तो होता है ना, ये वंशानुगत नहीं है। आपने ऐसा नहीं देखा कि जैसे अभी गोविंद जी हैं तो गोविंद जी के बाद उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, ऐसा नहीं चलेगा ना। गोविंद जी के बाद जो भी चुनाव के द्वारा आएंगे तो उनको हम राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन क्या हो, जो देश का प्रमुख हो, देश का प्रमुख हो वो वंशानुगत हो। अगर वो वंशानुगत होगा तो उसे हम गणराज्य नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे क्या बोलेंगे? इस स्थिति में हम उससे बोलेंगे राजशाही। राजशाही बोलेंगे। ओके, इंग्लिश में इसको मोनार्क्स बोलते हैं शायद, हाँ मोनार्क्स ही बोलते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन में आप देखेंगे वहां लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में, गणराज्य को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक, ओके, इंग्लिश में गणराज्य को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक, और इसको मोनार्च बोलते हैं शायद। ओके, तो वंशानुगत जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी है वही अभी तक चली आ रही है, पता नहीं कितने सालों से। हमारे पापा के जमाने से वही थी, अभी भी वही चली आ रही है, पता नहीं कितने सालों तक अभी जिएंगी। तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन होती है? महारानी। ब्रिटेन में जो देश का प्रमुख है वो कौन है? महारानी है। ओके, कौन है? महारानी है। आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग न्याय की बात कर लेते हैं। इन सारी चीजों की हमने बात कर ली है, अब हम लोग यहाँ पर न्याय की बात कर लेते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जातिगत भेदभाव ना हो, किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जैसे महिलाएं होती हैं सभी को समान अवसर मिलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी को पैसे कमाने का अवसर मिलेगा, ओके, सभी का उत्थान होगा, तो हम इसे बोलेंगे आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? सभी समाज के सभी वर्ग हैं उनको आने का मौका मिलेगा, तो हम इसे राजनीतिक न्याय बोलेंगे। और ये सारे हैं तो आप समझ ही सकते हैं, विचार अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। हम विचार करेंगे मतलब हम कुछ सोच रहे हैं। ओके, अधिक टाइम तो हम लोग सोचते ही रहते हैं, पता नहीं किस किस के बारे में सोचते होंगे। ओके, अब याद मत करिए उन लोगों के लिए जिनको, तो विचार तो आप लोग जानते हैं, अभिव्यक्ति भी जानते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर कोई संकेत दे रहे हैं। ओके, तो अभिव्यक्ति बहुत तरह से हो सकती है। अभिव्यक्ति देखिए किस तरह से हो सकती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बोल के अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ओके, या फिर आप संकेत दे सकते हैं। संकेत जानते हैं, जैसे कि आंख मारना हो गया, किसी से ऐसे हाथ करके बुलाना, या फिर एब्रो चलाना,
ये सारे किस में आते हैं, ये सांकेतिक भाषा में आते हैं। आप इस तरह से दे सकते हैं, या फिर आप अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। ओके, जैसे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉपी पे लिख सकते हैं। तो अभिव्यक्ति तीन तरह से ही की जा सकती है, या तो बोल के की जा सकती है, या फिर संकेत, आप जानते हैं जैसे संकेत बहुत तरह आप लोग देते होंगे, जानते हैं संकेतों के बारे में। ओके, या फिर आप लिख के संकेत वो अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो तीन ही रूप हैं, इसके अलावा अन्य कोई रूप नहीं है जिसके द्वारा आप अभिव्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को। ओके, और धर्म तो आप लोग जानते हैं, धर्म क्या होता है। ओके, विश्वास भी आप जानते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, उपासना मतलब प्रार्थना करना, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। ओके, अगर आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। एक पीटी और मेंस का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 एंड 22 को। ओके, और 8 मंथ में मैं यहाँ पर सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1 आपको करना होगा, यहाँ पर हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्वाइन करना होगा, और नंबर 2 हमारे टेलीग्राम है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए तो यहाँ पर सर्च करिए क्लब IAS एस्पिरेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लब IAS एस्पिरेंट, आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। इधर वाली सीरीज ना देखिए, अभी जो लेटेस्ट सीरीज है इकोनॉमिक्स बाय RJ सर, ये आप लोग देख सकते हैं। और अभी जो सीरीज चली है पॉलिटी बाय RJ सर, ये भी देख सकते हैं। ये दोनों लेटेस्ट है, आपको देखनी है। और साथ में टेलीग्राम से ज्वाइन होना है। टेलीग्राम जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखेगा। इस पर जैसे टैप करेंगे ना तो आप लोग मेरे चैनल पे चले जाएंगे, तो वहां पर जाइए, और जैसे आप ऐड हो जाएंगे तो मैं अन्य चैनल के आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग टास्क ले सकते हैं। देखिए इस तरह के लोग यहाँ पर सभी लोग ज्वाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस तरह से देखिए सारे स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, सभी लोग अपना टास्क देते हैं। इस तरह से उनको दिया जाता है कि जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टास्क दिया डे 3 है। इस दिन आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ, क्या रिवाइज करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर बताता हूँ, टेस्ट भी होता है, मैपिंग अभी आपको नहीं मिल रही है, वो मंडे से मिलने लगेगी। ये सारी चीजें इस तरह से यहाँ पर चलती हैं, और साथ में इस तरह से वो अपने नोट्स बनाते हैं और उन्हें शेयर करते हैं। तो आप भी इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास। ओके, तो आप भी ज्वाइन होइए, इस तरह से नोट्स बनाइए। अगर आप डेडिकेटेड पर्सन है और सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इससे जरूर से जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे 3 है, स्टडी मटेरियल वाला है, यहाँ पर हमारा क्विज चलता है। ओके, और क्लब IAS एस्पिरेंट है। यहाँ पर आप लोग ज्वाइन होंगे तो यहाँ पर सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं आपको 5 टेस्ट देता हूँ। ओके, तो ये वाला चैनल है और ये वाला चैनल है, ये 2 चैनल इंपॉर्टेंट है, एक क्लब वाला और यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2021 है, इन दोनों में आपको नेसेसरी है ज्वाइन होना। ओके, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और इस तरह से अपना जो भी स्टडी मटेरियल बनाते हैं वो आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बेहतर तरह से गाइड कर पाऊंगा। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर और अन्य तरह की PDFs भी मिल जाएंगे। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।